नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सीटेट 2020 का एग्जाम जो है वो 31 जनवरी 2021 को होने जा रहा है। गिना गिना अब आपके पास 1 महीना रह गया है, 1 मंथ केवल आपके पास बचा हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन सीरीज लेकर के चल रहे हैं। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे EVS के क्वेश्चन को। इसके पहले भी दोस्तों हम EVS के क्वेश्चन को कवर करते हुए एक मैराथन सेशन आपको दे चुके हैं। और फिर से दोस्तों आज बारी है दूसरी मैराथन सेशन EVS की। और दोस्तों ये लगभग 30 दिनों तक आपकी 30 EVS की मैराथन सीरीज होगी। इसके अलावा 30 आपकी हिंदी मैराथन सीरीज होगी, हिंदी पेडागोजी की। 30 दोस्तों मैथमेटिक्स पेडागोजी की सीरीज होगी। और 30 जो है आपके इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज होगी। ये सीरीज अब जो मैराथन की कंटिन्यू सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ये तब तक चलेगी जब तक आपके सीटेट की परीक्षा हो नहीं जाती है। और दोस्तों अगर आप इन सभी सीरीज के साथ शुरू से आप जुड़ते चले जा रहे हैं तो यकीन मानिए आप सीटेट में जो आपने लक्ष्य बना रखा है 120 या उससे अधिक अंक पाने का, वो बड़ी ही आसानी से आप उसको क्रॉस कर जाएंगे मात्र हमारे इस सेशन के साथ जुड़ने से। इसलिए इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो भी आपको पूरी तरह से आपको समझाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट देंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ना जाने कौन सा क्वेश्चन किधर से आ जाए या किस तरीके का पूछ ले। इसलिए चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सेशन की। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7 जुलाई 2019 को हुए सीटेट के क्वेश्चन पेपर को। इसके सीटेट के क्वेश्चन पेपर के EVS सेशन को या EVS पैटर्न को हम पूरा कवर करेंगे, ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। क्या कर रहा है दोस्तों? एक शिक्षक क्या कर रहा है कि खाना किस प्रकार खराब होता है उस पर एक प्रयोग करता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक ने क्या किया है कि बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग करने से संबंधित सामग्री दिया है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि शिक्षक ने बच्चों के समूह को क्यों बनाया है या शिक्षक समूह को क्यों बनाया करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहले 4 कथन दिए हैं। 4 कथन को समझते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सही ऑप्शन को चुनेंगे। तो दोस्तों हमारा जो है पहला कहता है कि शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल ये सही जवाब हो सकता है कि शिक्षक जो है एक शिक्षक वो सहपाठी अधिगम का समर्थन किया करता है। दूसरा कहता है कि शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार किया करता है। क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। बिल्कुल ये भी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। ये कथन भी मतलब पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही हो गया। आप तीसरे कथन पढ़ते हैं, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। नहीं, ये प्रभावशाली तरीका नहीं है, लेकिन हाँ ये एक तरीका हो सकता है। इसलिए ये ऑथेंटिक आंसर सबसे सही आंसर नहीं माना जा सकता है। चलिए चौथा कथन हम लोग देखते हैं कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह भी जरूरी नहीं है दोस्तों। तो मतलब आपका जो पहला कथन और दूसरा कथन ये आपका पूर्ण रूप से सत्य होता है। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड A और B ये क्या होगा दोस्तों? ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए दोस्तों समझना आपकी पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए दोस्तों हमें संकेतक के रूप में दोस्तों प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार और दोस्तों सहभागिता आदि क्या होती है? समाहित हुआ करती है। लेकिन जो यहाँ पे याद करना है दोस्तों ये समाहित नहीं हुआ करता है। इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि पर्यावरण जो अध्ययन है दोस्तों ये एक प्रकार का प्रायोगिक विषय है। कैसा विषय है? प्रायोगिक विषय है, जिसे मनुष्य अपनी समझ के आधार पर या अपना समझ को आधार बनाकर इससे अपना सीधा संबंध स्थापित किया करता है। इसलिए दोस्तों ये जो तीनों विकल्प दिए हैं ये तीनों विकल्प दोस्तों संकेतक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है याद करना ये संकेतक नहीं है। इसलिए दोस्तों याद करना जो है ये जो चौथा विकल्प है याद करना ये दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है पूछा गया है, स्व आकलन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सीखने के लिए आकलन,
दूसरा CCE, तीसरा है सीखने के समान आकलन, चौथा है सीखने का आकलन। तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें स्व आकलन का मतलब ये होता है कि सीखने के समान आकलन। क्या होगा दोस्तों? सीखने के स्व आकलन का मतलब होता है सीखने के समान आकलन, जिसमें क्या होता है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए समान अवसर को उपलब्ध कराना अपेक्षित किया जाता है। और अधिगम का आकलन दोस्तों बच्चों में स्वयं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति को बढ़ाया करता है, जिससे क्या होगा कि विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन करके अपनी कमियों को दूर करने का हमेशा प्रयास किया करता है। और साथ ही दोस्तों स्वयं भी वो क्या करता है, सभी स्तरों पर सुधार की प्रक्रिया को अपनाया करता है। इसलिए दोस्तों ये सीखने के जो समान आकलन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो जाया करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? क्या पूछा गया? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग हुआ करता है? 4 ऑप्शन है, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन और जांच सूची। तो दोस्तों जो रेटिंग स्केल है इसमें क्या होता है कि अवलोकन तकनीकी का यूज किया जाता है। किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है, अवलोकन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले जितने भी प्रमुख उपकरण हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित उपकरण यही है। और इसमें दोस्तों अध्ययन के अंतर्गत समस्या के संबंध में दोस्तों आवश्यक समझी जाने वाली सारे प्रश्नों की सूची बनाई जाती है, और उसके बाद दोस्तों जितने भी प्रश्न है उनके सामने बच्चों की क्या करते हैं, उपस्थिति और अनुपस्थिति को हम लोग अंकित किया करते हैं, और अंकित करके फिर उसको अवलोकित किया करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो रेटिंग स्केल में जो अवलोकन तकनीक है ये सबसे ज्यादा उपयोगी हुआ करता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा गया है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पहला है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, बिल्कुल ये तो सही जवाब हो सकता है। समझिएगा बात को, ये जो है आपका सही जवाब हो सकता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तीसरा कहता है कि परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी हो सकता है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो जो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इन चारों में से दोस्तों जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये दोस्तों सबसे उपयुक्त दोस्तों उद्देश्य हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पर्यावरणीय अध्ययन है इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये सब परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता के विकास के साथ साथ दोस्तों बच्चों के द्वारा स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों के साथ जो जुड़ाव है वो जुड़ाव भी शामिल हुआ करता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि यह अध्ययन बच्चों में सीखने के लिए एक सुनियोजित प्रयास की ओर दोस्तों संकेत किया करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी साथ बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ठीक है ना, कौन से संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने का द्वारा हो सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अवलोकन और अभिलेखन। दूसरा है, चलो 4 कथन है, इनमें से चारों में से हमें सही जो है उसको छांटना है दोस्तों। तो दोस्तों अवलोकन और अभिलेखन बिल्कुल ये हो सकता है। दूसरा कहता है अभिव्यक्ति, ये भी हो सकता है। तीसरा देखें विश्लेषण, ये भी हो सकता है। प्रयोग करना, तो दोस्तों ये प्रयोग करना नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों का आकलन हमें करना है, इसमें प्रयोग नहीं हो सकता है। यानी कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये तीनों ही सही है। इसलिए दोस्तों क्या हो सकता है, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, वो आपका सही जवाब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में चित्रों के माध्यम से जो सीखना है दोस्तों, जो अधिगम है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हुआ करती है। और शिक्षकों द्वारा भी दोस्तों बच्चों में पर्यावरणीय अध्ययन का विकास चित्र के माध्यम से किया जाता है। और बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण तथा अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि बच्चे दोस्तों चित्र के माध्यम से उससे जुड़ी बातों को अनुभव करते हैं और उसे अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति भी प्रदान किया करते हैं। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों
कि झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी खेती बोला गया है दोस्तों? झूम की खेती बोला गया है। इसके बारे में 4 कथन दिया गया है दोस्तों। पहला कथन है कि ये एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन से कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, समझिएगा। तो बिल्कुल ये तो आपका दोस्तों सही जवाब हो सकता है। दूसरा है इस जगह पे बांस या खरपतवार जंगल उगाता है जिसे उखाड़ कर जला दिया जाता है। तो दोस्तों ये बांस या फिर जंगल यहां पे नहीं हुआ करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तीसरा कहता है खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों डी वाला कथन कहता है कि जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसको गहरा तक जोता जाता है। तो दोस्तों ये 4 कथन थे, 4 कथन हमें जानना है। तो पहले मैं आपको बताऊं झूम की खेती होती क्या है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो दोस्तों, ये तस्वीर आपके झूम की खेती की तस्वीर है। झूम की खेती दोस्तों जो होती है ये एक आदिम प्रकार की कृषि हुआ करती है। कैसी होती है कृषि दोस्तों? तो ये कृषि होती है दोस्तों आदिम प्रकार की। कैसी होगी? आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें क्या होता है, पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटते हैं, काट करके उस जगह पे जला दिया करते हैं और जला करके कुछ वर्षों तक, कुछ वर्ष का मतलब क्या कि लगभग 2 से 3 वर्षों तक, जब तक उस मिट्टी में क्या है फर्टिलिटी है, उर्वरता विद्यमान रहती है, तब तक इस भूमि पर क्या करते हैं खेती की जाती है। और खेती करने के बाद जब इस भूमि में कुछ वर्षों के बाद क्या कर जाता है, जब उपजाऊपन कम हो जाता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं। और ऐसे ही छोड़ने पे क्या हो जाता है, इस जमीन पे फिर से क्या होता है, पहले की तरह पेड़ पौधे जो है उगाया करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है दोस्तों केवल ए है ना, यानी कि कथन नंबर ए ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाया करता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले के हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखा करते हैं नीचे, और स्वयं पहली मंजिल पर रहा करते हैं। और सभी घरों की छत दोस्तों समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर प्रदेश का एक भाग हुआ करते हैं। क्योंकि दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों जो लेह का क्षेत्र है वहां पे जो बने घर हुआ करते हैं दोस्तों पत्थर के, मिट्टी के, लकड़ी के, चूने से बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, नीचे पत्थर बिछाया गया है, ये देखिए पत्थर बनाया गया है, ये पत्थर लगाया गया है, ऊपर ये सब देख रहे हैं आप लकड़ी लगाया गया है, और प्लस ये ये क्या है ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये रहा फर्स्ट फ्लोर, 2 मंजिला बना भी हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं और ये कितने होते हैं दोस्तों 2 मंजिले को हुआ करते हैं। यानी ये ग्राउंड फ्लोर मतलब यानी पहला मंजिला और दूसरा मंजिला 2 मंजिले को हुआ करते हैं। और जो नीचे की मंजिल हुआ करती है दोस्तों, नीचे वाली मंजिल ये लोग क्या करते हैं जानवरों को रखा करते हैं और जितनी उनकी आवश्यकता की या जरूरत की चीजें हुआ करती हैं उसको रखा करते हैं। और पहली जो मंजिल है दोस्तों ये पहली वाली मंजिल जो है यहां पे स्वयं घर के सदस्य रहा करते हैं। और दोस्तों यहां पर बने सभी घर दोस्तों सभी घरों की छत कैसी होती है, समतल हुआ करती है। जैसे आप देख रहे हो ऊपर छत कैसी बनी हुई है, समतल बनी हुई है। और दोस्तों इन्हें पेड़ों के मोटे मोटे तनों से भी बनाया जाता है। कैसे बनाता है, इन्हें पेड़ के मोटे मोटे तनों से बनाया जाया करता है दोस्तों। तो ये घर कहां पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लेह के क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए एक साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं, ब्रॉन्ज की। किसकी? ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग हुआ करता है, बिल्कुल होता है हमारे घरों में। और कह रहा है कि कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सबसे सही कथन चुनना है। पहला कहता है कि ये दोस्तों ये तांबे और टिन का मिश्रण है, बिल्कुल कॉपर और टिन का मिश्रण है, बिल्कुल ये सही जवाब होता है। दूसरा है कि एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व हुआ करता है। हाँ तो ये भी एक तत्व है दोस्तों, लेकिन सबसे उपर्युक्त जो कह दे या सबसे सही कह दे तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा कहता है यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। चौथा ये तांबे यानी कि कॉपर और जिंक यानी जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण है, तो दोस्तों ये भी गलत जवाब हो जाएगा। मतलब समझना, ये देखो ये जो आप तमाम चीजें आप देख रहे हो ये सब किसकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ठीक है ना। और लिखा भी हुआ है कि ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का क्या है, एलॉय है।
क्योंकि दोस्तों जो कांस्य है, एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। जो कांस्य है दोस्तों वो एक मिश्र धातु हुआ करती है, और ये तांबे, ठीक है ना, यानी कॉपर, यानी तांबे और टिन का क्या होता है, एक मिश्रण हुआ करता है। और इस धातु का उपयोग दोस्तों बहुत ही प्राचीन समय से होता चला आया है। और जो आदिवासी थे दोस्तों वो इस धातु से निर्मित बर्तनों का और अन्य बहुत सारी वस्तुओं क्या करते थे, उत्पादन किया करते थे। और दोस्तों बहुत पहले इस धातु के उपयोग से दोस्तों दर्पण यानी कि मिरर बनाए जाया करते थे। और दोस्तों मशीनों में जो बॉल बियरिंग्स लगती है, जिसको हम लोग बेयरिंग बोलते हैं, बियरिंग बोला करते हैं, है ना, तो उस बियरिंग बनाने के लिए जो वो छर्रा बनते थे उसके अंदर के, वो भी इस ब्रॉन्ज के बना करते थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ ब्रॉन्ज के यानी कांच के बर्तन भी बनाए जाया करते थे। तो ये दोस्तों ये जो इनमें इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है दोस्तों, ये कॉपर और टिन का मिश्रण है, तो ये आपका दोस्तों सबसे सही जवाब हो जाया करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। क्या हुआ कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ, तो दोस्तों ऐसा सिर्फ एक ही राज्य है जहां ये बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। वो राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो राज्य है दोस्तों केरला। कौन सा राज्य है, केरला राज्य है दोस्तों। इसमें क्या होता है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ दोस्तों केरल क्षेत्र का बहुत ही प्रिय भोजन हुआ करता है। और इसे केरल में दोस्तों लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के तौर पर लिया करते हैं। और साबूदाना के दोस्तों, क्योंकि और जो टैपिकोआ होता है किससे बना होता है, साबूदाना से बना होता है। साबूदाना आप लोगों ने देखा होगा, नन्हे नन्हे छोटे छोटे हुआ करते हैं। तो ये जो साबूदाना का जो निर्माण होता है दोस्तों, इस साबूदाने के निर्माण के लिए टैपिकोआ की जड़ का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये किसका पेड़ है, ये टैपिकोआ का पेड़ है, ठीक है ना। टैपिकोआ के पेड़ का प्रयोग कहां करते हैं दोस्तों, तो टैपिकोआ के पेड़ की जो जड़ है इसका प्रयोग करते हैं वो साबूदाना को बनाने के लिए, ठीक है। और जिसे क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों क्या बोला करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों इसको कसावा बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, कसावा बोला करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। 4 रंग दिए गए दोस्तों, काला और सफेद, बैगनी और नीला, हरा और पीला और नारंगी और लाल। तो दोस्तों कि रात में जितने भी जगने वाले जानवर हुआ करते हैं वो दोस्तों वो किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को काले और सफेद रंग में देखा करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, किसी भी चीज को क्या करेंगे, काले और सफेद रंग में देखा करते हैं। बल्कि जो और इसके अलावा ये रात में जगने वाले जंतु हुआ करते हैं जिनको काले और सफेद दिखाई दिया करते हैं, बल्कि जो दिन में जगने वाले जंतु हुआ करते हैं उनको क्या होती है, उनको सभी रंग देखने की क्षमता हुआ करती है और सभी रंगों में चीज वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। सही कारणों को दोस्तों में क्या करना है, चुनना है। तो सही कारण में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, केचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बना करती है। बिल्कुल दोस्तों ये आपका सही जवाब है। दूसरा कहता है कि दूसरा को कहता है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा हुआ करती है। तो नहीं दोस्तों, ये खरपतवार केचुए नहीं खाया करते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कहता है कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाया करती है। बिल्कुल ये जवाब भी आपका सही है। चौथा कहता है केचुए द्वारा अपनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। बिल्कुल ये भी सही जवाब है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए और इधर ऑप्शन नंबर सी और डी, ये दोनों सही है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी डी, कथन ए सी डी, ये सही है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखिए हाथ में क्या दिख रहा है आपको, केचुआ दिख रहा है। केचुआ इस तरीके का होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग अर्थवॉर्म भी बोला करते हैं। और जो इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है वो ए सी डी, कथन ए सी डी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इस साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान लगा लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है। तो हमारे देश के मानचित्र में दोस्तों झारखंड कहां स्थित है, 4 ऑप्शन दिया गया है। छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। तो दोस्तों आइए मैप में इसको देखते हैं। तो ये जो रेड कलर का भाग आप देख रहे हो, ये रेड कलर का भाग कौन सा है, तो ये रेड कलर वाला जो भाग है दोस्तों ये आपका कहां का है, झारखंड का है,
ठीक है दोस्तों, कहाँ का है? झारखंड का है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब पूछा गया कि झारखंड, ये झारखंड राज्य कहाँ पे है, ये पूछा गया। तो झारखंड राज्य के देखिए अगल बगल कौन कौन सा राज्य दिया गया है, ये एक बार जरा इस पे आप लोग नजर मार लीजिए ठीक तरीके से, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा कि बिहार जो है, बिहार के दक्षिण में ये देखिए झारखंड है, बिहार के नीचे है, कहाँ पे है? बिहार के नीचे है। तो मतलब ये झारखंड कहाँ है? बिहार के दक्षिण दिशा में है। उड़ीसा के उत्तर में है, आप देख पा रहे होंगे, कहाँ पे? उड़ीसा के, ये देखिए जो उड़ीसा है नीचे राज्य, और इसके उत्तर में यानी ऊपर की तरफ क्या है? झारखंड है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के बगल में है, ये देखिए मध्य प्रदेश लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के बगल में क्या है? झारखंड है। इसके अलावा आप कहाँ देख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बगल में भी क्या है? झारखंड है। तो ये सब राज्य जो है दोस्तों वो झारखंड से लगे हुए राज्य हैं, इसलिए जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा के उत्तर में। क्या हो जाएगा? उड़ीसा के उत्तर में, देखो उड़ीसा के उत्तर में ये है भी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अच्छा कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम से आपका डीजल भी प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, लेकिन कोयला जो है दोस्तों ये नहीं प्राप्त हुआ करता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम निकालते हैं ये एक प्रकार का क्रूड ऑयल हुआ करता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जो आपका कोल होता है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाने वाला है ना, कार्बन हुआ करता है। इसलिए कोयला जो है पेट्रोलियम से नहीं पाया जाया करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये मैं आपको एक छोटा सा यहाँ डायग्राम के थ्रू में इसको आपको समझाता हूं कि आप देखे होंगे जो प्राकृतिक रूप में जो पेट्रोलियम पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिकृष्ट तेल बोला करते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोला करते हैं, जो क्या होता है? काले रंग का हुआ करता है, इस तरीके से देखिए काले रंग का, एकदम गाढ़े रंग का हुआ करता है। और इसको क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि से, कौन सा? यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, प्रभाजी आसवन विधि से क्या करते हैं? इसको अलग अलग किया करते हैं, जिसमें से कैरोसिन हम लोग अलग करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, ठीक है ना, बिटुमन अलग करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग करते हैं, फ्यूल ऑयल अलग करेंगे, डीजल, पैराफिन, ठीक है ना, नफाथा और गैसोलीन, ये सभी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग किया करते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? पेट्रोलियम गैस को भी दोस्तों हम लोग अलग किया करते हैं। ध्यान, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। बिटुमन मतलब डामर, डामर अलग हो जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल दोस्तों ये अलग हो जाया करता है, पता ही, आप जो गाड़ी में आप लोग मोबिल ऑयल या इंजन ऑयल जिसको आप लोग बुला करते हो उसके नाम से जाना करते हैं, ठीक है। तो इसके इस मतलब हिसाब से दोस्तों जो ऑप्शन नंबर पहला है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी साथ हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा त्योहारों के उस समूह को चुनना है जिनको पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। तो दोस्तों दीपावली तो आप जानते हैं ये क्या अमावस्या को मनाई जाती है, पूर्णिमा को नहीं बनाई जाती। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? पूर्ण दिन, मतलब जिस दिन क्या हो? चांद की रोशनी सबसे ज्यादा हो, है ना, पूरा फुल डे क्या लिखा हो? मून निकला हुआ हो, ठीक है ना, मतलब रात को पूरा चांद दिखाई दे रहा हो, और इस दिन जो चांद दिखता है वो बाकी रातों की अपेक्षा ज्यादा रोशनी आज के दिन हुआ करती है। दीपावली जबकि आपकी कब मनाई जाती है? अमावस्या को मनाई जाया करती है दोस्तों, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? दूसरा कहता है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, फिर दीपावली आ गया तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। तो होली, शिवरात्रि और महावीर, जो होली शिवरात्रि है और ये जो ये जितनी भी जयंती है ये पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार तो हैं, ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं आया करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक, क्या? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो होगा, ये चारों त्यौहार दोस्तों ऐसे होते हैं जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इस साथ बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, गुजरात। तीसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। चौथा है दोस्तों केरला, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो आइए इसको मैप के हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों भारत का ये जो वेस्ट वाला भाग है, यानी कि जो पश्चिमी समुद्र तट है, इसको हम लोग दोस्तों अरब सागर के तट भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? अरब सागर के तट भी बोला करते हैं। ये देखिए इतना आप देख पा रहे होंगे, जो गुजरात से लेकर के कहां आपके केरला तक है। तो दोस्तों जो इसमें ये जो अरबियन सागर के तट पे जो बसे हुए जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? तो देख रहे हैं आप लोग, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र है, गोवा है छोटा सा यहाँ पे, और गुजरात है। कितने राज्य हो गए दोस्तों? 5 राज्य हैं।
कौन कौन से? केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। जबकि दोस्तों ये जो भारत का अगर हम पूर्वी हिस्सा अगर देखें तो पूर्वी हिस्सा में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी पड़ा करती है। बंगाल की खाड़ी किनारे दोस्तों आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, ठीक है ना। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसको काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा कर्नाटका, केरला, गुजरात। कौन कौन सा दोस्तों? कर्नाटका, केरला, गुजरात। ये देखो कर्नाटका, देखिएगा, ये रहा कर्नाटका, ये रहा केरला, ये रहा गुजरात। ये 3 राज्य आपको ऑप्शन में दिए गए हैं और तीनों ही क्या है, अरब सागर के तट पे स्थित है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सेकंड वाला जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी साथ हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे देश में एक जंगल में से, क्या हमारे देश के एक जंगल में, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को, यानी कि आदिवासी लोगों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक या विशेष यूनिट या विशेष इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, इसमें आवंटित की जाती है। तो पूछा जा रहा है कि टिन क्या है। तो टिन दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। कहता है ये भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। दूसरा कहता है वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर × 100 मीटर है। तीसरा कहता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। चौथा ऑप्शन है कि वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न किया करता है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोया करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिन बोला करते हैं। ध्यान रखिएगा जो टिन है ये भारतीय राज्य मिजोरम में, कहां पे, मिजोरम में प्रचलित एक भूमि मापन की स्थानीय मापन इकाई है, जो कि क्या करता है दोस्तों 1 एकड़ के लगभग हुआ करती है। और ऐसी भूमि पर किसान 1 टिन बीज बोता है। और ये भूमि दोस्तों मिजोरम राज्य में जंगल में रहने वाले जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको खेती करने के लिए ग्राम सभा के द्वारा आवंटित किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्राम सभा द्वारा आवंटित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। क्या पूछा गया है, किस शहर में से, निम्न किस शहर में से एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है थिम्पू, काबुल, अबू धाबी और बर्लिन। थिम्पू, काबुल, अबू धाबी और बर्लिन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। जिसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तीसरा, यानी अबू धाबी हो जाएगा। जो अबू धाबी है दोस्तों वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। क्या है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और यहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी दोस्तों यहाँ का अबू धाबी ही है, यूएई का, ठीक है ना। और जो रेत के टीले हैं दोस्तों, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो आप रेत के टीले देख रहे हो स्क्रीन पे, तो रेत के टीले अबू धाबी शहर में पाए जाया करते हैं। और क्यों बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हवा का बहाव है, जो हवा का फ्लो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हुआ करता है। इसकी वजह से क्या होता है, बालू एक जगह से उड़ करके कहीं दूसरी जगह जा करके इकट्ठा हो जाया करता है। इसकी वजह से क्या होता है, बड़े बड़े रेत के टीले बन जाया किया करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको। तो इसे हम लोग रेत का टीला बोला करते हैं। और आप देख रहे हो जैसे हवा गई है, इसको मिट्टी काट करके ले गई है, उड़ा करके देखो कहाँ बना दी, ये पहाड़ बना दी, ये पहाड़ बना दी, ये पहाड़ बना दी, सब क्या है, रेत के टीले ही तो है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, अबू धाबी। इसलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं साथ हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, क्या करते हैं, पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि अब से लगभग 2 से 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। तो निम्नलिखित में से कुओं को सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो कुआं किस वजह से सूखा है, ठीक है ना, इसका कारण हमको क्या करना है, यहाँ पे पता लगाना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, कहता है जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं रहा। बिल्कुल, ये तो सही जवाब है। दूसरा कहता है कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल, तार और सीमेंट से ढक गई है। बिल्कुल, ये भी आपका सही जवाब हो जाता है, क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह रोड बन रही है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास की भूमि है वो कैसे हो जा रही है आपकी, वो आपकी भूमि जो है पैक हो जा रही है, बारिश हो नहीं पा रही है। जो बारिश हो भी रही है तो वो क्या कर रही है, बारिश के पानी को रोक लिया करती है।
मिट्टी में पक्की ज़मीन क्या करती है, मिट्टी के अंदर सूखने नहीं दिया करती है पानी को, बहुत थोड़ी सी मात्रा में सूख पाती है पानी को। इस वजह से क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, और जितना रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा खपत हो रहा है। तो इस वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन कहता है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है। ये तो गलत जवाब है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि कुएं का कोई उपयोग ना करे, इसे घर में टोटी लगी है, ठीक है ना। चौथा कहता है दोस्तों कि भूमिगत पाना को खींचने के लिए, क्या है, भूमिगत पानी को क्या बोला गया है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो बिल्कुल ये भी सही जवाब है। हो सकता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है पानी को निकालने के लिए, जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी निकाला करती है, और दोस्तों इससे पानी की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों सही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपका सही जवाब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आज के। तो आज का हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं आइए। तो हमारा कहता है कि पर्यावरण अधिगम में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, ठीक है ना, क्यों। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह पाठ्यक्रम के भार को कम से करने के लिए सहायता करते हैं। दूसरा कहता है सीबीएसई क्या है, सीबीएसई जो है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तीसरा कहता है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। चौथा कहता है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। किसकी युक्ति है, शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति हुआ करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखा करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब पर्यावरण अध्ययन होती है उसमें संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे दोस्तों अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु का क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ करता है और इससे सभी तत्वों का समावेशन भी हुआ करता है। इस वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। क्या है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। चौथा कहता है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अरे सॉरी, ये गलत पड़े। ऑप्शन नंबर थर्ड आप देखो, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन दोस्तों भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में दोस्तों ईवीएस की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं चला करती है, तो इसलिए पर्यावरण के पढ़ाने के बारे में दोस्तों लोग कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया करते हैं और उसी का ही उपयोग किया करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। 4 ऑप्शन है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ठीक है। दूसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। जिसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। क्या बोला गया है कि वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, काम और खेल, भोजन, आवास और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, जरा आप मुझे खुद बताइए, कॉमेंट सेक्शन जल्दी से आप लिख के मुझे बताइए। इसका जो
सही आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है ना, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा कि जो एनसीएफ 2005 है वो क्या करता है, कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन के दोस्तों 6 टीमों में विभाजित किया। कब से कब तक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक में जो ईवीएस है उसको क्या किया गया, 6 भागों में बांटा गया है। और इसके अलावा दोस्तों इन थीम पर परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी आवास है, यात्रा है, ठीक है ना, और क्या है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें शामिल हैं। काम और खेल पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की थीमों में शामिल नहीं है। कौन सा, काम और खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तीसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, चौथा कहता है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर भी प्रदान किया करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल दिया करती है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन दोस्तों बच्चों को अपने परिवेश को ढूंढने का अवसर प्रदान किया जाता है, और ये दोस्तों ये एक क्या है, बाल केंद्रित अध्ययन है। कैसी अध्ययन है, बाल केंद्रित अध्ययन हुआ करती है, जो वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। किस पे बल नहीं देता, वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं दिया करता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों में समग्रता और अध्ययन पर बल दिया करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। इसी साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की प्रक्रिया, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा कहता है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों से ज्ञान से जोड़ना, तीसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन का कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और चौथा कथन कहता है दोस्तों कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ACD, यानी कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और चौथा कहता है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ठीक है ना, यानी कि ACD जो है ऑप्शन दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। और पूछा ऑप्शन नंबर जो C है दोस्तों ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी साथ बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है डैश है। पहला क्वेश्चन है, पहला लिखा है कक्षा निर्देशन, दूसरा कहता है पाठ्य पुस्तक का पठन, तीसरा कहता है किस्से कहानियां, चौथा कहता है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप एक चीज समझना कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें बच्चों को दोस्तों जोड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका ये हुआ करता है कि किस बच्चों को जो है किस्से कहानियां सुनाया जाए। क्या वो सुनाया जाए, किस्से और कहानियां सुनाया जा सके, ठीक है ना। और इसके माध्यम से क्या होता है, जब किस्से कहानियाँ सुनाई जाती है तो बच्चे इस चीज़ को क्या करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना करते हैं, बहुत ही शांत तरीके से उस चीज़ को चुना करते हैं। उसके अलावा दोस्तों बच्चों में समझ के साथ साथ विषय वस्तु के प्रति रुचि और जिज्ञासा भी बढ़ा करती है, और ठीक है ना, और इससे बच्चे क्या होते हैं और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अधिगम किया करते हैं, सीखा करते हैं। देन हमारा आज का आता है लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। पहला आप चीज समझिए, कुल क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिए गए, 4 में से जो सही उद्देश्य होगा उसको आप क्या कर लीजिए, टिक मार लीजिए, ठीक है। पहला है हमारा कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बिल्कुल बच्चों की प्रक्रिया करने का कौशल करना, ये आपका सही जवाब होता है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये आपका दोस्तों बहुत सही जवाब नहीं हो सकता, इसलिए इसको काट दो। तीसरा कहता है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और डी वाला कहता है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। क्या करना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर उन पर क्या करना, विभेद करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि ABC, यानी कि पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन भी आपका सही है, और दोस्तों कौन सा कथन सही है, C, यानी कि तीसरा कथन भी आपका सही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो चलिए इसी बात बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन तरफ। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है
कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? 4 ऑप्शन दिए गए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत हैं। दूसरा कहता है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा और ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का भी विकास करेगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी। मतलब कि ये दोस्तों ए, बी, सी आपका जो है वो सही जवाब आपका हो जाता है। ए में हमारा क्या दिया था ऑप्शन, फिर से देख लीजिए। ए में दिया था कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। और क्या कहता है सी ऑप्शन, कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर भी देगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ तक था आज के मैराथन सेशन का आपके सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ईवीएस के। इसके अलावा दोस्तों अभी शाम तक आपको मैथ्स पेडागॉजी की भी मैराथन वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों रात में ही आपको क्या दिया जाएगा, मैथ्स के बाद आपका बाकी जो अदर सब्जेक्ट छूट रहे हैं जैसे कि आपका हिंदी ले लो, है ना, तो इन सब का भी हम मैराथन वीडियो आपका करवा देंगे। ठीक है ना, और पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप ये भी जानिए कि आप जो भी हमारी वीडियोस है अगर उन सबकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं या हमारे स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कर देंगे। क्या करेंगे? JOIN ज्वाइन लिख कर मैसेज करेंगे। और नंबर क्या है? तो नंबर है 70 71 833 304। क्या है दोस्तों? 70 71 833 304। फिर से लिख रहा हूँ 70 71 833 304। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों, आप चाहिए होगा तो इस पर आप हमें ज्वाइन लिख के मैसेज कीजिएगा। हम आपको अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF के साथ साथ डेली लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिला करती है। इसके अलावा आप हमको क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए दोस्तों आप इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स पे जाएँ, वहाँ टाइप करें IQ मेंटर और वहाँ हम दिखेंगे, हमें फॉलो करिए। फॉलो करके भी हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।